45 साल के अधेर दिवाकर ने जल्दी से ऑटो वाले को किराया दिया और अपना हैंडबैग संभालते हुए तेजी से रेलवे स्टेशन के उस हिस्से की ओर दौड़ पड़ा जहां क्लॉक रूम स्थित था। बार बार घड़ी देखने के साथ उसकी नज़र क्लॉक रूम की ओर थी, जहां से उसे अपना सूटकेस लेना था। ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट ही शेष थे और उसे तत्परता से यह काम कर 2 फुटओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचना था, जहां पर वह ट्रेन खड़ी थी जिसमें सवार होकर उसे अपने गंतव्य दिल्ली पहुंचना था। खैर, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कर उसने अपना सूटकेस लिया और दौड़ता हौंफता प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा पहुंचा। ट्रेन चल पड़ी थी लेकिन अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। उसकी आंखें चलती ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट S3 डब्बे को खोजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और उसका S3 डिब्बा आगे निकल चुका था। उसने सोचा, यदि वह अपने कंपार्टमेंट की ओर दौड़ेगा और उस तक पहुंचेगा, तब तक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। संभव है ट्रेन ही छूट जाए। उसकी त्वरा बुद्धि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सूटकेस सामने से गुजरते हुए एक डब्बे में फेंका और खुद भी दौड़कर उसमें सवार हो गया। जिस डब्बे में वह चढ़ा था वह एक द्वितीय श्रेणी का आरक्षित कंपार्टमेंट था। उसने घूमकर देखा, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे अपने में मशगूल थे। कोई अपना सामान सेट कर रहा था, तो कोई जूते उतारकर उन्हें बर्थ के नीचे खिसका रहा था, तो वहीं कोई मोबाइल में व्यस्त था। उन्हीं में से एक ऐसा भी हिस्सा था जिसमें एक ही महिला बैठी हुई थी। सकुचते और इधर उधर देखते हुए वह इस हिस्से में महिला के सामने वाली खाली बर्थ पर जाकर बैठ गया। जो महिला उसके सामने वाली बर्थ पर बैठी थी वह लगातार खिड़की से बाहर पीछे छूटते प्लेटफॉर्म को निहार रही थी। दिवाकर उसे कनखियों से देखने लगा। वह सीट पर आ तो बैठा था लेकिन निश्चिंत नहीं था, क्योंकि जो निश्चिंतता अपने निर्धारित टिकट से प्राप्त आरक्षित सीट पर आती है वह यहाँ नहीं थी। कभी भी किसी भी स्टेशन से आरक्षित बर्थ का वास्तविक पैसेंजर आ सकता था और उसे वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर उतरना पड़ेगा। यदि उससे पहले टिकट कलेक्टर ही आ गया तो उसके सामने सफाई देनी पड़ेगी और उसे सफाई देना बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। दिवाकर के मन में सोचो विचार का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी सोचो विचार की कंदरा के मुहाने पर किसी ने भारी भरकम चट्टान गिरा दी। फलस्वरूप कंदरा में अंधकार व्याप्त हो गया। विचार, प्रश्न सब तिमिराच्छादित हो गए। कारण था महिला का उसकी ओर और खुद दिवाकर का उसकी ओर एकटक भाव से अपलक देखते ही रह जाना। उस महिला की उम्र कोई 40-45 से कम नहीं थी। उसके चेहरे में एक कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। सामान्य कदकाठी की यह महिला गुलाबी रंग के डिजाइनर सूट सलवार पहने थी, जिस पर क्रीम रंग का दुपट्टा और उसमें जड़ी छोटी छोटी अनगिनत घंटियां सोने पर सुहागा प्रतीत हो रही थीं। दिवाकर उस महिला के आभामंडल से सम्मोहित हुआ जा रहा था। वो उसे देखकर मन ही मन प्रसन्न हो ख्यालों में खोने लगा। एक्सक्यूज मी, कुछ कहना है आपको? क्या देख रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी महिला को तकना बदतमीजी कहलाती है? हेलो मिस्टर, आप ही से कह रही हूँ। आप चून की हुलिये और कपड़ों से शरीफ आदमी लग रहे हैं, इसलिए इस भाव में बात कर रही हूँ, वरना मुझे दूसरे भाव भी आते हैं। हेलो, हाँ जी। दिवाकर अभी भी उसे अपलक देखे जा रहा था। 2 चुटकियां चेहरे के पास बजीं तो वह सम्मोहन से बाहर आया। सब्सक्राइब। ऑडियो, कहानी, क्राइम, आपकी समस्याएं, राजनीति, समाज, संपादकीय, लाइफस्टाइल, फिल्म, हेल्थ, ई मैगजीन, रोमांटिक स्टोरीज, लव स्टोरी, फेस रीडर। फरवरी 8, 2025। लव स्टोरी। 45 साल के अधेर दिवाकर ने जल्दी से ऑटो वाले को किराया दिया और अपना हैंडबैग संभालते हुए तेजी से रेलवे स्टेशन के उस हिस्से की ओर दौड़ पड़ा जहां क्लॉक रूम स्थित था। बार बार घड़ी देखने के साथ उसकी नज़र क्लॉक रूम की ओर थी, जहां से उसे अपना सूटकेस लेना था। ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट ही शेष थे और उसे तत्परता से यह काम कर 2 फुटओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचना था, जहां पर वह ट्रेन खड़ी थी जिसमें सवार होकर उसे अपने गंतव्य दिल्ली पहुंचना था। खैर, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कर उसने अपना सूटकेस लिया और दौड़ता हौंफता प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा पहुंचा।
ट्रेन चल पड़ी थी लेकिन अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। उसकी आंखें चलती ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट S3 डब्बे को खोजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और उसका S3 डिब्बा आगे निकल चुका था। उसने सोचा, यदि वह अपने कंपार्टमेंट की ओर दौड़ेगा और उस तक पहुंचेगा, तब तक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। संभव है ट्रेन ही छूट जाए। उसकी त्वरा बुद्धि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सूटकेस सामने से गुजरते हुए एक डब्बे में फेंका और खुद भी दौड़कर उसमें सवार हो गया। जिस डब्बे में वह चढ़ा था वह एक द्वितीय श्रेणी का आरक्षित कंपार्टमेंट था। उसने घूमकर देखा, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे अपने में मशगूल थे। कोई अपना सामान सेट कर रहा था, तो कोई जूते उतारकर उन्हें बर्थ के नीचे खिसका रहा था, तो वहीं कोई मोबाइल में व्यस्त था। उन्हीं में से एक ऐसा भी हिस्सा था जिसमें एक ही महिला बैठी हुई थी। सकुचते और इधर-उधर देखते हुए वह इस हिस्से में महिला के सामने वाली खाली बर्थ पर जाकर बैठ गया। जो महिला उसके सामने वाली बर्थ पर बैठी थी वह लगातार खिड़की से बाहर पीछे छूटते प्लेटफॉर्म को निहार रही थी। दिवाकर उसे कनखियों से देखने लगा। वह सीट पर आ तो बैठा था लेकिन निश्चिंत नहीं था, क्योंकि जो निश्चिंतता अपने निर्धारित टिकट से प्राप्त आरक्षित सीट पर आती है वह यहाँ नहीं थी। कभी भी किसी भी स्टेशन से आरक्षित बर्थ का वास्तविक पैसेंजर आ सकता था और उसे वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर उतरना पड़ेगा। यदि उससे टिकट कलेक्टर ही आ गया तो उसके सामने सफाई देनी पड़ेगी और उसे सफाई देना बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। दिवाकर के मन में सोचो विचार का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी सोचो विचार की कंदरा के मुहाने पर किसी ने भारी भरकम चट्टान गिरा दी। फलस्वरूप कंदरा में अंधकार व्याप्त हो गया। विचार, प्रश्न सब तिमिराच्छादित हो गए। कारण था महिला का उसकी ओर और खुद दिवाकर का उसकी ओर एकटक भाव से अपलक देखते ही रह जाना। उस महिला की उम्र कोई 40-45 से कम नहीं थी। उसके चेहरे में एक कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। सामान्य कदकाठी की यह महिला गुलाबी रंग के डिजाइनर सूट सलवार पहने थी जिस पर क्रीम रंग का दुपट्टा और उसमें जड़ी छोटी छोटी अनगिनत घंटियां सोने पर सुहागा प्रतीत हो रही थीं। दिवाकर उस महिला के आभामंडल से सम्मोहित हुआ जा रहा था। वो उसे देखकर मन ही मन प्रसन्न हो ख्यालों में खोने लगा। एक्सक्यूज मी, कुछ कहना है आपको? क्या देख रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी महिला को तकना बदतमीजी कहलाती है? हेलो मिस्टर, आप ही से कह रही हूँ। आप चून की हुलिये और कपड़ों से शरीफ आदमी लग रहे हैं, इसलिए इस भाव में बात कर रही हूँ, वरना मुझे दूसरे भाव भी आते हैं। हेलो, हाँ जी। दिवाकर अभी भी उसे अपलक देखे जा रहा था। 2 चुटकियां चेहरे के पास बजीं तो वह सम्मोहन से बाहर आया। ओह सॉरी मैडम, एक्चुअली मैं एक फेस रीडर हूँ। मुझे आपके चेहरे में कुछ विशेष दिखाई पड़ रहा है जो फेस रीडिंग के मेरे अब तक के अनुभव को चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए था। दिवाकर ने क्षमायाचना तो की लेकिन इस दौरान वह उस महिला के पूरे चेहरे को पढ़ चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ ही देर बाद उससे कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं। फेस रीडिंग संबंधी जिज्ञासाएं प्रकट होने वाली हैं। वह चाहता तो आमतौर पर सटीक पढ़ने वाली 1-2 बात बताकर उस महिला को कौतुक में डाल सकता था, परंतु वो पहल सामने से करवाना चाहता था, इसलिए शांत भाव से अपने मोबाइल के साथ व्यस्त होने का नाटक करने लगा। उसने प्रतीक्षा करना शुरू किया। उसके अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। फेस रीडिंग की बात ने महिला को रोमांचित कर दिया था। उसे ऐसी अनुभूति होने लगी कि वह इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुकी है, परंतु बहुत जोर देने पर भी वह स्मरण न कर सकी कि वह इससे कब और कहाँ मिली है। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस अजनबी को क्या मालूम कि फेस रीडिंग उसकी कमजोरी है। फिर उसने सोचा, कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं जो उसे हानि पहुंचाना चाहता है। आजकल बहुत बुरा समय चल रहा है, इसलिए हर किसी के सामने खुलना ठीक नहीं, पर देखने से तो यह कोई पाखंडी या आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं लगता। मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि यह आदमी मेरे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, पर आजकल किसी का क्या भरोसा। छलिए और कपटी लोग ऐसे ही मोहिनी सूरत लिए फिरते हैं।
दोनों अपने अपने मन में विचारमग्न थे। चिंता मत कीजिए, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं हो सकता, दिवाकर ने आश्वस्त करते हुए कहा। आप हंस क्यों रहे हैं? महिला ने दिवाकर से पूछा। मुझे लगता है मैडम कि मेरे चेहरे पर जो भाव प्रतिलिक्षित है वह मुस्कान कहलाती है। हंसने में तो अधर कपाट खुलते हैं और दंतुलियों के दिग्दर्शन होते हैं जो कि नहीं हुए, इसलिए इस भावमुद्रा को आप हंसना नहीं कह सकती हैं। हाँ, वही, मेरा मतलब वही था। आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरी फेस रीडिंग विद्या मुझसे कह रही है कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग फेस रीडिंग का सेशन होने वाला है, जिसकी शुरुआत आप करेंगी। मैं भला क्यों आपसे बात करूंगी? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं। और वैसे भी मेरी फेस रीडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे आप कहें तो मैं आपके बारे में कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। दिवाकर ने महिला की ओर एक सटीक गुगली फेंकी। लेकिन मैं आपको क्यों इजाजत दूं? और मैंने कहा ना, मुझे इन अंधविश्वासों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरी फेस रीडिंग विद्या कह रही है कि आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और ही बयान कर रहा है। मतलब आपके चेहरे ने जैसे ही मेरे मुंह से फेस रीडिंग शब्द सुने, सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आपकी आंखों की चमक, अधरों का स्मित भाव और भौहों का फैलाव बताता है कि आप भी इस क्षेत्र में दखल रखती हैं। मतलब आपको भी थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान है। महिला उसकी बात सुनकर थोड़ा गंभीर हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए मान लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा टाइम ही पास हो जाएगा। लगाइए, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप मेरे बारे में? जैसे ही महिला ने दिलचस्पी दिखाई, दिवाकर मन ही मन खुश हो गया। यही तो चाहता था वह। बस फिर क्या था, खेल शुरू। जैसे कि मेरी विद्या कहती है कि आप दिल्ली जा रही हैं। हा, अरे दिल्ली वाली ट्रेन से सवारी दिल्ली नहीं जाएगी तो क्या लंदन जाएगी? और महिला जोर से खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी में बालसुलभ निर्मलता थी। सब्सक्राइब। ऑडियो, कहानी, क्राइम, आपकी समस्याएं, राजनीति, समाज, संपादकीय, लाइफस्टाइल, फिल्म, हेल्थ, ई मैगजीन, रोमांटिक स्टोरीज, लव स्टोरी, फेस रीडर। फरवरी 8, 2025। लव स्टोरी। 45 साल के अधेड़ दिवाकर ने जल्दी से ऑटो वाले को किराया दिया और अपना हैंडबैग संभालते हुए तेजी से रेलवे स्टेशन के उस हिस्से की ओर दौड़ पड़ा जहां क्लॉकरूम स्थित था। बार बार घड़ी देखने के साथ उसकी नज़र क्लॉकरूम की ओर थी, जहां से उसे अपना सूटकेस लेना था। ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट ही शेष थे और उसे तत्परता से यह काम कर 2 फुटओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचना था, जहां पर वह ट्रेन खड़ी थी जिसमें सवार होकर उसे अपने गंतव्य दिल्ली पहुंचना था। खैर, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कर उसने अपना सूटकेस लिया और दौड़ता हौंफता प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा पहुंचा। ट्रेन चल पड़ी थी लेकिन अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। उसकी आंखें चलती ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट S3 डब्बे को खोजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और उसका S3 डिब्बा आगे निकल चुका था। उसने सोचा, यदि वह अपने कंपार्टमेंट की ओर दौड़ेगा और उस तक पहुंचेगा, तब तक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। संभव है ट्रेन ही छूट जाए। उसकी त्वरा बुद्धि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सूटकेस सामने से गुजरते हुए एक डब्बे में फेंका और खुद भी दौड़कर उसमें सवार हो गया। जिस डब्बे में वह चढ़ा था वह एक द्वितीय श्रेणी का आरक्षित कंपार्टमेंट था। उसने घूमकर देखा, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे अपने में मशगूल थे। कोई अपना सामान सेट कर रहा था, तो कोई जूते उतारकर उन्हें बर्थ के नीचे खिसका रहा था, तो वहीं कोई मोबाइल में व्यस्त था। उन्हीं में से एक ऐसा भी हिस्सा था जिसमें एक ही महिला बैठी हुई थी। सकुचते और इधर उधर देखते हुए वह इस हिस्से में महिला के सामने वाली खाली बर्थ पर जाकर बैठ गया। जो महिला उसके सामने वाली बर्थ पर बैठी थी वह लगातार खिड़की से बाहर पीछे छूटते प्लेटफॉर्म को निहार रही थी। दिवाकर उसे कनखियों से देखने लगा। वह सीट पर आ तो बैठा था लेकिन निश्चिंत नहीं था, क्योंकि जो निश्चिंतता अपने निर्धारित टिकट से प्राप्त आरक्षित सीट पर आती है वह यहाँ नहीं थी।
कभी भी किसी भी स्टेशन से आरक्षित बर्थ का वास्तविक पैसेंजर आ सकता था और उसे वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर उतरना पड़ेगा। यदि उससे पहले टिकट कलेक्टर ही आ गया तो उसके सामने सफाई देनी पड़ेगी और उसे सफाई देना बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। दिवाकर के मन में सोचो विचार का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी सोचो विचार की कंदरा के मुहाने पर किसी ने भारी भरकम चट्टान गिरा दी। फलस्वरूप कंदरा में अंधकार व्याप्त हो गया। विचार, प्रश्न सब तिमिराच्छादित हो गए। कारण था महिला का उसकी ओर और खुद दिवाकर का उसकी ओर एकटक भाव से अपलक देखते ही रह जाना। उस महिला की उम्र कोई 40-45 से कम नहीं थी। उसके चेहरे में एक कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। सामान्य कदकाठी की यह महिला गुलाबी रंग के डिजाइनर सूट सलवार पहने थी जिस पर क्रीम रंग का दुपट्टा और उसमें जड़ी छोटी छोटी अनगिनत घंटियां सोने पर सुहागा प्रतीत हो रही थीं। दिवाकर उस महिला के आभामंडल से सम्मोहित हुआ जा रहा था। वो उसे देखकर मन ही मन प्रसन्न हो ख्यालों में खोने लगा। एक्सक्यूज मी, कुछ कहना है आपको? क्या देख रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी महिला को तकना बदतमीजी कहलाती है? हेलो मिस्टर, आप ही से कह रही हूँ। आप चूंकि हुलिये और कपड़ों से शरीफ आदमी लग रहे हैं इसलिए इस भाव में बात कर रही हूँ, वरना मुझे दूसरे भाव भी आते हैं। हेलो, हाँ जी। दिवाकर अभी भी उसे अपलक देखे जा रहा था। 2 चुटकियां चेहरे के पास बजी तो वह सम्मोहन से बाहर आया। ओह सॉरी मैडम, एक्चुअली मैं एक फेस रीडर हूँ। मुझे आपके चेहरे में कुछ विशेष दिखाई पड़ रहा है जो फेस रीडिंग के मेरे अब तक के अनुभव को चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए था। दिवाकर ने क्षमा याचना तो की लेकिन इस दौरान वह उस महिला के पूरे चेहरे को पढ़ चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ ही देर बाद उससे कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं। फेस रीडिंग संबंधी जिज्ञासाएं प्रकट होने वाली हैं। वह चाहता तो आमतौर पर सटीक पढ़ने वाली 1-2 बात बताकर उस महिला को कौतुक में डाल सकता था, परंतु वो पहल सामने से करवाना चाहता था, इसलिए शांत भाव से अपने मोबाइल के साथ व्यस्त होने का नाटक करने लगा। उसने प्रतीक्षा करना शुरू किया। उसके अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। फेस रीडिंग की बात ने महिला को रोमांचित कर दिया था। उसे ऐसी अनुभूति होने लगी कि वह इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुकी है, परंतु बहुत जोर देने पर भी वह स्मरण न कर सकी कि वह इससे कब और कहाँ मिली है। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस अजनबी को क्या मालूम कि फेस रीडिंग उसकी कमजोरी है। फिर उसने सोचा, कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं जो उसे हानि पहुंचाना चाहता है। आजकल बहुत बुरा समय चल रहा है, इसलिए हर किसी के सामने खुलना ठीक नहीं, पर देखने से तो यह कोई पाखंडी या आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं लगता। मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि यह आदमी मेरे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, पर आजकल किसी का क्या भरोसा। छलिए और कपटी लोग ऐसे ही मोहिनी सूरत लिए फिरते हैं। दोनों अपने अपने मन में विचार मग्न थे। चिंता मत कीजिए, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं हो सकता, दिवाकर ने आश्वस्त करते हुए कहा। आप हंस क्यों रहे हैं? महिला ने दिवाकर से पूछा। मुझे लगता है मैडम कि मेरे चेहरे पर जो भाव प्रतिलिक्षित है वह मुस्कान कहलाती है। हंसने में तो अधर कपाट खुलते हैं और दंतुलियों के दिग्दर्शन होते हैं जो कि नहीं हुए, इसलिए इस भावमुद्रा को आप हंसना नहीं कह सकती हैं। हाँ, वही, मेरा मतलब वही था। आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरी फेस रीडिंग विद्या मुझसे कह रही है कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग फेस रीडिंग का सेशन होने वाला है, जिसकी शुरुआत आप करेंगी। मैं भला क्यों आपसे बात करूंगी? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, और वैसे भी मेरी फेस रीडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे आप कहें तो मैं आपके बारे में कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। दिवाकर ने महिला की ओर एक सटीक गुगली फेंकी। लेकिन मैं आपको क्यों इजाजत दूं? और मैंने कहा ना, मुझे इन अंधविश्वासों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरी फेस रीडिंग विद्या कह रही है कि आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और ही बयान कर रहा है। मतलब आपके चेहरे ने जैसे ही मेरे मुंह से फेस रीडिंग शब्द सुने, सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आपकी आंखों की चमक,
अधरों का स्मित भाव और भौहों का फैलाव बताता है कि आप भी इस क्षेत्र में दखल रखती हैं। मतलब आपको भी थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान है। महिला उसकी बात सुनकर थोड़ा गंभीर हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए मान लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा टाइम ही पास हो जाएगा। लगाइए, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप मेरे बारे में? जैसे ही महिला ने दिलचस्पी दिखाई, दिवाकर मन ही मन खुश हो गया। यही तो चाहता था वह। बस फिर क्या था, खेल शुरू। जैसे कि मेरी विद्या कहती है कि आप दिल्ली जा रही हैं। हा 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 हा, अरे दिल्ली वाली ट्रेन से सवारी दिल्ली नहीं जाएगी तो क्या लंदन जाएगी? और महिला जोर से खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी में बालसुलभ निर्मलता थी। दिवाकर मंत्रमुग्ध हो उस महिला को हंसते हुए देखता रहा। फिर मुस्कुराते हुए उसने हाईफाई वाली मुद्रा में अपनी दाईं हथेली आगे बढ़ाई और महिला ने भी हंसते हुए ही उसके हाथ पर ताली दे दी। महिला हंसते हंसते अचानक रुक गई, बोली, आपने इस तरह हाथ आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि मेरी विद्या कहती है कि आप हंसते हुए सामने वाले के हाथ पे ताली मारकर अपनी हंसी समाप्त करती हैं। आपको ये बात कैसे पता? महिला ने हैरत से पूछा। कहा ना कि मेरी फेस रीडिंग विद्या मुझे सिग्नल देती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या सिग्नल दे रही है आपकी फेस रीडिंग विद्या? महिला दिवाकर के चेहरे को गौर से पढ़ने लगी। दिवाकर भी गौर से महिला के चेहरे को देखने लगा। कुछ एक क्षण देखता रहा, फिर आंखें बंद करके बोला, आपके चेहरे को देखकर मुझे पुष्प दिखाई पड़ने लगे हैं। पुष्प के साथ भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर भी दिखने लगे हैं। मतलब आपका दिल्ली में पुष्प या अम्बेडकर जी से कोई संबंध जरूर होगा। मतलब कोई गार्डन या अम्बेडकर जी से संबंधित कोई पुस्तक या कोई नगर या घर का पता वगैरह वगैरह। दिवाकर ने अब आंखें खो दी। उसने देखा, महिला आश्चर्य से भरी उसको अपलक देख रही थी। और क्या बता रही है तुम्हारी विद्या, तुम्हारी यह फेस रीडिंग? महिला ने गंभीर होते हुए पूछा। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि आपका पुष्प और अम्बेडकर जी से क्या संबंध है। मैं दिल्ली में पुष्प विहार में रहती हूँ, उसे अम्बेडकर नगर भी कहते हैं। आप हाथ आगे कीजिए 1 मिनट। महिला ने दिवाकर की बात का अनुसरण किया। दिवाकर थोड़ा आगे झुककर महिला की हथेली को किसी अनुभवी और प्रशिक्षित ज्योतिषी की भांति देखने लगा। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद वह वापस पीछे की ओर सरक गया और गौर से महिला के फेस को देखा, फिर आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुराने लगा। क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महिला ने आश्चर्य से पूछा। कोई खास बात नहीं है, दिवाकर ने आंखें बंद किए कि यही कहा। कोई खास बात नहीं है तो फिर यूं एकाएक मुस्कुराने का सबब? देखिए, यदि आप बुरा न माने तो कहूँ, ऐसी क्या बात है? मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि असमंजस में हूँ कि कहूँ या न कहूँ। कहूँ तो डर है कि कहीं आप बुरा न मान जाएं। ऐसा क्या विलक्षण दिख रहा है आपको कि दुविधाग्रस्त हो गए? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी उत्सुकता न बाए। तो सुनिए, मुझे दिखाई पड़ रहा है एक रसगुल्ला, उसके ऊपर रखी हुई एक मूंछ, एक किताब जिस पर कविता लिखा हुआ है, एक चाक, एक डस्टर और साथ में गुलाब के 2 अधखिले फूल। कुछ समझ में आया, मैडम? मैं कैसे समझ सकती हूँ? तुम ये सब देख रहे हो, तुम ही बताओ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इन सब के मुताबिक जैसे रसगुल्ले के ऊपर मूंछ अर्थात मिठाई और व्यक्ति, मतलब आपका या आपके किसी करीबी का मिठाइयों का कारोबार या मिठाई में दिलचस्पी। मेरे पिताजी की मिठाई की दुकान है, महिला ने दिवाकर की बात काटते हुए कहा। ओके, दूसरा, एक कविता की किताब और चाकरस्टर अर्थात आप टीचर हैं और हिंदी विषय की शिक्षिका हैं। क्या ये भी सही है? हाँ, सही है। दिवाकर ने अब महिला के चेहरे को और भी गौर से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यहाँ फेस रीडिंग का एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। दिवाकर ने आंखें खोलते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, परंतु अभी आपने पूरी बात नहीं बताई है। उन 2 अधखिले गुलाब के फूलों का क्या रहस्य है? महिला ने दिवाकर की आंखों में आंखें गड़ाते हुए पूछा। दिवाकर कुछ क्षण खामोश रहा, फिर एक गहरी निश्वास खींचते हुए बोला, वे आपकी युवावस्था के अधूरे प्रेम के प्रतीक हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यूं ही कुछ भी अनाप शनाप आप कहेंगे और मैं हाँ करती जाऊंगी। ये गलत है।
ये कहकर महिला खिड़की के बाहर देखने लगी। दिवाकर उसे गौर से देखने लगा। कुछ देर तक कंपार्टमेंट में मौन छा गया, लेकिन मेरी विद्या और आपके फेशियल एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह गलत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत निजी बातें होती हैं जिन्हें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, पर फिर भी सच बताएगा, क्या कोई आपसे प्रेम करता था कॉलेज में? महिला ट्रेन की छत पर लगे पंखे को देखने लगी। कुछ देर मौन रही। देखिए, यदि आप नहीं बताना चाहती हैं तो ठीक है, मैं अपनी दुकान बंद करता हूँ। महिला ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, यस, मैं जानती थी कि वो मुझे चाहता है पर कभी कह नहीं सका। शरीफ और ईमानदार लड़का था। क्या उसने कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मेरी विद्या कहती है कि उसने एक बार इजहार किया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप कोशिश कर रही हैं, पर आपका फेस इसके उलट गवाही दे रहा है। महिला फिर से खिड़की के बाहर तेजी से बदलते दृश्यों को देखने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो उठा। हाँ, एक दो बार कहने की कोशिश जरूर की थी उसने, पर हिम्मत नहीं जुटा सका था। फिर आखिरकार एक दिन उसने इस पार या उस पार की मुद्रा में कहा। मतलब उसने सीधे सीधे मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर अड़चन क्या थी? अड़चन मैं खुद थी। मेरे संस्कार, मेरा डर था। मतलब आपने उसे मना कर दिया, कह सकते हो। फिर आप उससे कभी नहीं मिली? मिली थी एक दो बार उसके दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में। क्यों? आपने तो उसे मना कर दिया था, फिर क्यों मिली आप? बस ऐसे ही मन किया। मतलब आप भी उससे प्यार करती थीं? हो सकता है। यह अनुभूति मुझे उसके एमए में पास आउट हो जाने के बाद महसूस हुई। उसके बाद फिर उससे कभी नहीं मिली। 25-26 साल हो गए हैं इस बात को। अब तो वह मेरे सामने आ भी जाए तो शायद मैं उसे पहचान ना पाऊं। और अगर वह संयोग से किसी दिन आपके सामने आ ही गया तो वह आपको पहचान लेगा। 100% पहचान लेगा, महिला ने दृढ़ता से कहा। लेकिन 25-30 सालों में तो आदमी की शक्ल, सूरत, चाल ढाल, डील डॉल सब बदल जाता है। आप में भी तो बदलाव आए होंगे, फिर भी आपको विश्वास है कि वह आपको पहचान लेगा? बिल्कुल, बिल्कुल विश्वास है, महिला ने फिर दृढ़ता से कहा। आप जानना नहीं चाहती हैं कि इस समय वह कहाँ और कैसा है? जरूर जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसने शादी की या नहीं। क्या तुम बता सकते हो? दिवाकर मुस्कुरा दिया और उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण मौन, बंद आंखों के साथ मुस्कुराता रहा। फिर आंखें बंद किए हुए ही बोला, उसके 2 बच्चे हैं। एक खूबसूरत, मृदुभाषिणी पत्नी है जो उस पर अपनी जान निछावर करने को हमेशा तैयार रहती है। खुश है वह अपनी दुनिया में, सुखी है। ये कहकर दिवाकर ने आंखें खोल दी। देखा, महिला की आंखें सजल हो आई थीं। उसने दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे खुशी है कि वह सुखी है। मैडम, एक बात पूछूं? एक्चुअली मैं भविष्यवाणी नहीं करता और न ही भविष्य के बारे में कुछ बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हालांकि यह एक निजी प्रश्न है, फिर भी, क्या आपने शादी की थी? मैंने भी शादी की थी, पर मेरी शादी की उम्र मात्र 3 साल ही रही। लेकिन छोड़ो, मुझे खुशी है कि वह सुखी है। कहते हुए महिला फिर से बाहर देखने लगी। खेत, घर, सड़क, पेड़ों का समूह, दूर पहाड़ों की पंक्तियां तीव्र गति से पीछे छूटते जा रहे थे। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया और ट्रेन रुक गई। प्लेटफॉर्म से चाय, पकौड़े, पूरी सब्जी की आवाजें आने लगीं। सवारी का चढ़ना उतरना जारी था। तभी एक फैमिली कंपार्टमेंट में दाखिल हुई और दिवाकर के सामने आकर खड़ी हो गई। दिवाकर समझ गया कि आरक्षित बर्थ का वास्तविक स्वामी आ गया है। उसने एक क्षण महिला को देखा, फिर तुरंत ही अपना सूटकेस और हैंडबैग लेकर नीचे उतर गया। खिड़की के पास आकर महिला से बोला, यह मेरा कार्ड है, कभी कोई समस्या हो, जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मुझे तुम्हारे कुछ काम आने में बहुत खुशी होगी। ये कहकर उसने खिड़की की सलाखों के सामने एक विशेष मुद्रा में राजेश खन्ना स्टाइल में सिर झुकाकर दाएं हाथ की एक उंगली से
जैसे ही सैल्यूट किया वैसे ही ट्रेन खिसकने लगी। ये देख महिला का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। वह दौड़कर दरवाजे तक गई, परंतु तब तक ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा था। महिला की नज़र दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पर दौड़कर लौटाई पर वो नहीं दिखा। उसने दुपट्टे से अपना मुंह ढांप लिया। वह वापस अपनी बर्थ पर आ बैठी। वो मेरे सामने था और मैं उसे पहचान ना पाई। ओह! वह छत के पंखे को एकटक देखने लगी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। वो उसके साथ हुई बातचीत को मन ही मन रिवाइंड करने लगी। उसने बर्थ की पीठ पर सिर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। फिर कुछ देर बाद अचानक उसका ध्यान हाथ में पकड़े कार्ड की ओर गया। उसने कार्ड देखा। उसके कोनों में उकेरी गई नीली कमल पत्तियों को देख मुस्कुरा दी। दुनिया कितनी छोटी है रश्मि, वह एक बार फिर तुम्हारे सामने था और तुम पहचान न सकी। उसने इतने सालों बाद भी झट से तुझे पहचान लिया। तुझसे बतियाता रहा, हाय वाय भी किया, घर, परिवार, एड्रेस, कॉलेज की बात की, और तू मूर्ख, उसकी बातों में ही अटकी रही, उसे न पहचान सकी। दिवाकर, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम फेस रीडिंग नहीं बल्कि इतने सालों बाद मुझे पहचान कर पुरानी स्मृतियों को ताज़ा कर रहे थे। ये सब सोचते सोचते महिला रश्मि मुस्कुराने लगी। उसने अपने हैंडबैग में से एक कार्ड निकाला और उसे दिवाकर के दिए कार्ड के साथ मिलाने लगी। नीली कमल पत्तियों वाले दोनों कार्डों पर लिखा था, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। उसने दोनों कार्डों को हैंडबैग में रखा और मुस्कुराते हुए एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर पहले के निर्जन मैदानों, सूखे कटीले पेड़ों, काले मटमैले पहाड़ों के दृश्यों की जगह अब हरे भरे लहलहाते खेतों, फूलों से लदे फिंदे पेड़ पौधों, बलखाती नदी के दृश्यों ने ले ली थी। और रश्मि ख्यालों में खोई, बाहर की ओर देखते हुए लगातार मुस्कुरा रही थी।